Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope everyone is fine there. In the previous lesson, you have discussed about why atom forms bond, why atoms are bonded together, and you have found the reasons of atomic bonding. In today's lesson, we are going to start chemical bonding and we will discuss about types of chemical bonding and specifically we will study ionic bonding in details. So why do atom reacts? Answer to this question is atom reacts due to following reason: to lower the energy level and to complete the outermost shell. Follow two rules: duplet rule and octet rule. This is what you have studied in the previous lesson, that why atom reacts. This is because of two reasons: atom wants to lower their energy, atom wants to happy, atom wants to stabilize themselves, and atom want to complete their outermost shell. But how they complete their outermost shell? They follow two rules: duplet rule and octet rule. Both of these rules have been discussed in the previous lesson. What is duplet rule? Duplet rule states that an atom which have tendency to own 2 electron in the outermost shell is duplet rule, and octet rule क्या होता है? किसी भी element की tendency to acquire 8 electron in the outermost shell is called octet rule. What are chemical bonds? Atoms other than the noble gases gain stability by losing or gaining electrons. They acquire the configuration of next noble gas element. ओके जैसा कि आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि एटम के पास एक स्टैंडर्ड होता है कि वो अपना, जब हम कहते हैं ना कि एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनके पास कौन सी चीज स्टैंडर्ड होती है? उनके पास नोबल गैसेस स्टैंडर्ड होती है। क्योंकि बेटा एटम क्या करते हैं, एटम देखते हैं कि नोबल गैसेस स्टेबल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो एटम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और इसके लिए वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी नोबल गैस के फर्स्ट नोबल गैस है आपके पास हीलियम, उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके आसपास वाले सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करें ताकि हम भी हीलियम के जैसे स्टेबल हो जाएं। इसी तरह से जो नेक्स्ट है नियॉन, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नियॉन के आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं और अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। बोथ ऑफ दीज आर नेम्ड एज डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। जब भी किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ नोबल गैसेस जो हैं वो बॉन्डिंग नहीं करती, वो स्टेबल होती हैं। उनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। When atoms share electron, they also acquire the configuration of next noble gas element. Noble gas element की configuration वो दो तरीकों से attain कर सकते हैं, या तो losing और gaining से या फिर sharing से। ठीक है, आपके पास रीजन आ गई थी ना, कौन सी रीजन है एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं? अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं और दूसरा अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। और अब ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लें या गेन कर लें या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। सो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ बॉन्ड। You can see in the diagram there are two types of bond: covalent bonding and ionic bonding. Covalent bonding में आप देखें शेयरिंग हो रही है, फर्स्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन या उनका सिंगल आर्म शेयर हुआ है, सेकंड में डबल एंड फिर ट्रिपल। एंड आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि सिंपल जब आयन फॉर्मेशन हो जाती है, आयन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ionic bonding. We will discuss ionic bonding in detail and inshallah in the next lesson we will discuss separately about covalent bonding. What is ionic bond? Ionic bond is a bond that is formed by the transfer of electron from one element to other. आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास। Each element now an anion and will have a complete octet after the transfer of electrons.
आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन कब कोई एटम ट्रांसफर करता है? जब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है आपके पास, उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि जो आपके पास एटम है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करने के रिजल्ट में क्या होगा, वो खुद आयन बन जाएगा और वो बॉन्डिंग कर लेगा, और उस बॉन्डिंग का नाम क्या होगा, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो लूज करेगा, और जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद जो दोनों एटम्स हैं वो आयन बन जाते हैं। जो लूज करने वाला होता है एटम वो कैटाइन बन जाता है या पॉजिटिव उस पर चार्ज आ जाता है, और जो गेन करने वाला होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो यू कैन हियर सी द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। द हाउ विल यू डिफाइन आयनिक बॉन्ड? आपके पास पीछे भी दो डेफिनेशंस हैं, ये थर्ड वन है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। क्योंकि जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है ना बच्चे, अब दो आयन्स बनते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। सो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कैटाइन कैसे बनता है एंड एनाइन कैसे बनता है। Electropositive elements gain stability by losing their valence electrons. ओके, एग्जाम्पल आपके सामने आ गई है कि बेटा ये सोडियम है एंड कैल्शियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना वो लूज कर लेता है और क्या कर लेता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, और एज अ रिजल्ट की क्या फॉर्मेशन हो जाती है, कैटाइन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बना के इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं ताकि क्लियर हो जाए। सोडियम का कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर होता है, इसका एटॉमिक दरमियान में न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जो इसका थर्ड शेल होता है ना उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आप इसके पास सोडियम के पास दो चॉइसेस होती हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पहली चॉइस तो ये है कि यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, ठीक है। पहली चॉइस ये है कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दूसरी चॉइस ये है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दे, तो फिर आप अगला देखें कि अगले जो इससे पीछे वाला जो सब शेल है, जो शेल है उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सोडियम जो है ये फिजिबिलिटी इसके पास यही होती है कि इसके अंदर टेंडेंसी यही होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। मींस कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज बनने की, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सोडियम अब अपना ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल कैल्शियम के साथ भी इसी तरीके से होता है कि मैं अगर कैल्शियम का स्ट्रक्चर इसको भी ड्रॉ रिमूव कर देते हैं। ओके, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कैटाइन फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन बन जाता है, और इस तरीके से वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन के बारे में है कि व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इट्स आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड अ कीटाइन इज फॉर्म्ड। कब कीटाइन बनता है, जब भी कोई एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, लूज कर देता है, तो उसके रिजल्ट में कीटाइन बन जाता है, ठीक है। यू कैन सी इन द डायग्राम, सोडियम की भी इन्होंने एग्जांपल बताई हुई है कि आप देखें सोडियम का पहले स्ट्रक्चर बताया हुआ है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके।
तो मीन्स आप इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओवरऑल सोडियम जो है एटॉमिक फॉर्म में न्यूट्रल होता है। लेकिन जब सोडियम ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, रिलीज कर देता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज कैसे आता है उस चीज को आप समझा रहे हैं कि क्योंकि इसके पास प्रोटॉन तो स्टिल 11 है, बट अब इलेक्ट्रॉन एक लूज होने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। ठीक है, जब हम सॉल्व करते हैं 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट चार्जेस। कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 चार्ज आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4 चार्ज आएंगे। दिस इज हाउ केटाइन इज फॉर्म। इसको मैं यहाँ पे समअप कर देती हूँ। सबसे पहले बात की आपने कैटाइन की। व्हाट इज कैटाइन? अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड कैटाइन। हाउ इट इज फॉर्म्ड? It is formed when an atom loses an electron from the outermost shell। और इसको जब भी आपको डिफाइन आ जाता है कैटाइन, तो आपने सबसे ये सिंपल एग्जांपल है सोडियम की, आपने इसको कोट कर देना। अब बात कर लेते हैं एनाइन की। व्हाट इज एनाइन? एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और एनाइन कैसे बनता है? जब भी कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द डायग्राम, क्लोरीन आपको नजर आ रहा है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक न्यू स्पीशी बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोराइड आइन कहेंगे। और इसको स्पेसिफिक जनरलाइज टर्म इसके लिए क्या होती है? किसी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी के लिए जनरलाइज टर्म होती है एनाइन। सो एनाइन कैसे बनता है? व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। यहाँ पे आपके पास एक फ्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है कि देखें बेटा फ्लोरीन एनाइन क्यों बनता है। आप देखें फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या चाहिए इसको? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस शेल फिल हो जाएगा और ये क्या कर लेगा? स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ठीक है, सारा जो ये चक्कर चल रहे हैं, आयनाइन बन रहे हैं, कैटाइन, इनके पीछे बेसिक रीजन क्या है? इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये है फ्लोरीन की एग्जांपल। अब हम चार्ज की बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज क्यों आता है, उसकी क्या रीजन है। फर्स्ट आप एटम की बात करें तो इसके अंदर +9 प्रोटॉन्स हैं और +9 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी 9 हैं और नेगेटिव चार्जेस भी 9 हैं। तो ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल नो चार्ज होगा, एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और प्रोटॉन स्टिल वही 9 है। तो नेगेटिव चार्ज एक बढ़ गया है। आप इसको सॉल्व करें तो ओवरऑल इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके ऊपर। अगर आपको एनाइन और कैटाइन की समझ आ जाएगी तो फिर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, फॉर्मेशन सिंपली क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो किसके पास चला गया है? क्लोरीन के पास। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, क्लोरीन ने गेन कर दिया है। सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा कैटाइन, एंड सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों की क्या हो जाएगी? बॉन्डिंग हो जाएगी। अब क्योंकि आयंस फॉर्मेशन होती है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सोडियम कुछ इस तरीके से बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड
आयोनिक बॉन्ड को आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। So you can see here in the diagram कि आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, चार आपको सोडियम और क्लोरीन नजर आ रहे हैं। इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी ना, जो इनको जोड़े रखती हैं, बाउंड किए रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक से जो है कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं आयोनिक बॉन्ड की। हमेशा जो है पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाता है, या तो क्वेश्चन आता है उसका कैटायन फॉर्मेशन बताएं, या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन बताएं। अब इसका क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम सल्फाइड की बॉन्ड फॉर्मेशन बताएं। तो आप देख सकते हैं कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं एंड सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देने हैं। कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। इस तरीके से आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो करनी है। पहले जो है नॉर्मल एटम्स को शो करना है, उनके दरमियान प्लस का साइन, और फिर एरो लगा के आपने बॉन्ड शो कर देना। एक और बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल है आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम है आपके पास एंड 2 क्लोरीन के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे बेटा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है आपके पास क्या चीज है? कैल्शियम है, एंड ये भी क्लोरीन का एटम है और ये भी क्लोरीन का एटम है। अब आप देख सकते हैं कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने तो ये लूज करने हैं, और जो दोनों क्लोरीन हैं, दोनों क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस क्लोरीन को अपना आउटर दोनों को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। इसके रिजल्ट में क्या होगा? कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और जो है क्लोरीन आयन उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई है, इसकी बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरीके से बनता है बेटा? जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड क्लोरीन जो है दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होता है? मैग्नीशियम 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है। एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, और हर क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो दोनों के ऊपर -1 और -1 चार्ज आ जाता है। दिस इज हाउ वी शो बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद आप देख लें कि लिथियम और फ्लोराइड की जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो क्या होता है? लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर देता है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करता है? लिथियम से ले लेता है। अब दोनों का भला हो जाता है, लिथियम का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और फ्लोरीन का ऑक्टेट, और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रही है। यहाँ से आपको क्या समझ आया? स्टार्ट करें आप इसको राइट से, ठीक है। सो देयर आर 2 persons इन द राइट साइड, वन इज एल्यूमिनियम एंड द अदर इज फॉस्फोरस। दोनों समझते हैं कि हम दोनों अनस्टेबल हैं। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड फॉस्फोरस के पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर वो एक नोबल गैस से मिलते हैं, आर्गोन से, तो उन्होंने देखा कि आर्गोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब एल्यूमिनियम और फास्फोरस को मोटिवेशन मिली है कि अगर हम भी आर्गोन की तरह बन जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा? हम भी स्टेबल हो जाएंगे। फिर होता क्या है कि एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? फास्फोरस को। फास्फोरस के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं एंड एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट complete हो जाता है। As you can see that phosphorus received 3 electrons from aluminium. So now both of them are stable and their octets are complete. This was all about ionic bond. I have tried my best to make you understand
Now we will recapitulate with a beautiful video. आप इसको गौर से देखिएगा, कुछ तो आपकी कोई कमी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी. As you already know, are formed from the loss or gain of electrons. Electrons, however, do not suddenly appear or disappear. They are in fact transferred from one atom to another. Let's look at sodium chloride as an example. Sodium loses one electron to form a sodium ion. The electron is not lost, but transferred to chlorine to form a chloride ion. So we have a sodium ion and a chloride ion. They are oppositely charged ions and will be electrostatically attracted to one another, much like how opposite poles of a magnet are attracted to one another. This electrostatic attraction is an ionic bond. Sodium chloride is an ionic compound because it is held intact by ionic bonds. The same thing happens with magnesium and oxygen. Why don't you grab a piece of paper and a pencil and draw the resulting ionic compound, magnesium oxide? Please pause the lesson and resume when you are done. Magnesium transfers its two valence electrons to oxygen, forming a magnesium ion and an oxide ion. The resulting ions are electrostatically attracted to one another, forming an ionic bond. Did you get this right? Did you remember to include the charges on the ion? Now, let's look at calcium and chlorine. Calcium loses two electrons to form a calcium ion. One of these electrons is transferred to a chlorine atom, and another is transferred to another chlorine atom, forming two chloride ions. The calcium ion is electrostatically attracted to the two chloride ions because the opposite charges must fully balance each other out. In all three examples, the resulting ionic compounds have an overall neutral charge because all charges are fully balanced out. In summary, an ionic bond is defined as the electrostatic attraction between oppositely charged ions. When an ionic compound is formed, the charges must be balanced so that the resulting ionic compound has an overall neutral charge. स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आयोनिक बॉन्ड. अब बात कर लेते हैं होमवर्क की. आप लोगों ने क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट 4.2, 4.3 एंड 4.4 ये अपनी नोटबुक में करनी है. इसमें कैटायन फॉर्मेशन के क्वेश्चन है, एनायन फॉर्मेशन के एंड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन है. Thank you so much. I hope you have learned about ionic bonding. If you have any queries, you can contact me. Thank you so much. See you in the next lesson. Take care. Allah Hafiz.